हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोशिका वाले चैप्टर से भाग 2 की बात आगे बढ़ाऊंगा। कोशिका की संरचना व कार्य से संबंधित यह चैप्टर है और इस चैप्टर में आपको कोशिका के समस्त भागों की संरचना व जानकारी प्राप्त करनी है। यहाँ पर आप दो तरह के डायग्राम देख रहे हैं। पहला डायग्राम आप पादप कोशिका का देख रहे हैं और दूसरा डायग्राम जंतु कोशिका का देख रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको भली भांति पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर समझा चुका हूं। मुख्यतः जो दो अंतर हैं वो ये हैं कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सबसे बाह्य आवरण के रूप में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में यह कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा, तारकाय नाम का कोशिकांग जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसी तरह से पादप कोशिका में एक बहुत बड़ी रिक्तिका अक्सर पाई जाती है, जो कि जंतु कोशिका में सामान्यतः अनुपस्थित होती है, या होती भी है तो बहुत छोटी होती है। तो यहाँ पर हम यह देखेंगे कि कोशिका की रचना के संदर्भ में आपने क्या क्या पढ़ना है। अगर हम सूक्ष्मदर्शी से कोशिका का अध्ययन करें तो हमें तीन रचनाएं मुख्यतः दिखाई देती हैं। पहले, कोशिका के बाहर का जो झिल्लीनुमा आवरण होता है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली पाई जाती है। उसके बाद मध्य में एक बड़ी डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। और तीसरी जो रचना पाई जाती है वो केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच की होती है, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसके अतिरिक्त पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर एक कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं जो पादप कोशिका के सबसे बाहर की जो रचना होती है। जैसा कि मैंने बताया कि पादप कोशिका के सबसे बाहर जो एक दृढ़ आवरण पाया जाता है, उसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल। जो ये कोशिका भित्ति होती है, यह पादप कोशिका की विशेषता होती है, लेकिन पादप कोशिका के अतिरिक्त यह कवक में भी पाई जाती है, जीवाणु में भी पाई जाती है, शैवालों में भी यह पाई जाती है। किसी भी जंतु कोशिका या प्रोटोजोआ की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यह निर्जीव होती है। यह निर्जीव निर्जीव इसलिए होती है क्योंकि इसमें कोई जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। यह मात्र निर्जीव पदार्थों की बनी होती है और मुख्यतः इसमें सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है, या कह सकते हैं कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज के स्थान पर एक दूसरे पॉलीमर काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति पारगम्य होती है, अर्थात इससे होकर पदार्थ आ जा सकते हैं, और इसका जो मुख्य कार्य है वह है कि पादप कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करना। जो पादप कोशिका की निश्चित आकृति होती है वो कोशिका भित्ति की वजह से ही होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति ना होने की वजह से अनियमित आकृति होती है। अब यहाँ पर हम दाईं तरफ देखते हैं कोशिका भित्ति के अलग अलग डायग्राम। पहला डायग्राम है टीएस ऑफ प्लांट सेल वॉल, और दूसरा है एलएस यानी खड़ी काट। हम देखेंगे यहाँ पर खड़ी काट को। खड़ी काट में जो सबसे बीच की पतली सी लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये मिडिल लैमेला या मध्य पटलिका है। यह मध्य पटलिका ही सबसे बीच का स्तर होता है कोशिका भित्ति के की रचना के दौरान, और यह मिडिल लैमेला कैल्शियम पेक्टेट नाम के पदार्थ का बना होता है और मुख्यतः दो कोशिका भित्तियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। सीमेंट की भांति दो कोशिका भित्तियों को आपस में जोड़ने का कार्य यह मिडिल लैमेला या मध्य पटलिका करती है। अब इस मध्य पटलिका से बाहर की ओर जो लेयर पाई जाती है वो प्राथमिक भित्ति होती है या प्राइमरी वॉल होती है, और जैसे जैसे कोशिका उम्र में बड़ी होती चली जाती है तो उसमें फिर द्वितीयक भित्ति भी बनने लगती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि द्वितीयक भित्ति आपको तीन स्तर में दिखाई दे रही है, S1, S2 और S3। तो मुख्यतः प्राइमरी जो भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन जो द्वितीयक भित्ति होती है उसमें फिर कुछ ऐसे पदार्थ आ जाते हैं जो उसको और दृढ़ता और सख्तपन
प्रदान करते हैं, जैसे कि लिग्निन और पैक्टिन जैसे पदार्थ। तो ये कोशिका भित्ति इस तरह से इन पदार्थों के कारण कोशिका को एक निश्चित आकार और दृढ़ता प्रदान करती है। और दृढ़ोतक जैसे ऊतकों में तो ये कोशिका भित्ति ही मुख्यतः दृढ़ता के लिए या मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके पश्चात कोशिका भित्ति के बाद जो दूसरा आवरण पादप कोशिका में पाया जाता है, या जंतु कोशिका के संदर्भ में जो प्रथम आवरण पाया जाता है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली एक झिल्लीनुमा रचना होती है, बहुत बारीक, और यह लचीली होती है। रासायनिक रूप से ये लिपिड और प्रोटीन दो पदार्थों की बनी होती है। अब ये लिपिड और प्रोटीन एक निश्चित आकार में व्यवस्थित रहते हैं, जो कि आप इस दाईं तरफ के डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर पर्पल कलर की आपको ये प्रोटीन के अणु दिखाई दे रहे हैं, और ये येलो और व्हाइट कलर के आपको ये फॉस्फोलिपिड के अणु दिखाई दे रहे हैं। यह जो मॉडल है प्लाज्मा झिल्ली का, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम प्लाज्मा झिल्ली को ब्रॉडली यहाँ पर पढ़ते हैं। प्लाज्मा झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, अर्थात ये कुछ विशेष पदार्थों को ही अंदर बाहर परिवहन की अनुमति प्रदान करती है। इसका मुख्य कार्य क्या है? प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य है कि कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले कौन कौन से पदार्थ हैं, उनका निर्धारण करती है कि कौन से पदार्थ कोशिका के अंदर आएंगे, कौन से पदार्थ कोशिका के बाहर जाएंगे। जिस तरह से किसी भी घर में जो गेट होता है, उस गेट के द्वारा हम यह तय करते हैं कि किस व्यक्ति को अंदर की परमिशन होगी और किस व्यक्ति को बाहर जाने की परमिशन होगी। उसी तरह से प्लाज्मा झिल्ली भी एक गेट या एक एंट्री पॉइंट या बैरियर की तरह कार्य करती है, और कोशिका के अंदर और बाहर जो पदार्थ परिवहन करते हैं उनका निर्धारण करती है। इसके अंदर ही कोशिका द्रव्य और केंद्रक बंद होते हैं। यह जंतु, पादप और प्रोकैरियोटिक व कवक कोशिका में पाई जाती है। यानी जितनी भी कोशिकाएं हों, सभी कोशिकाओं में सबसे बाहर का आवरण प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली ही होती है। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर क्या होता है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, और फिर उसके अंदर कोशिका द्रव्य के अंदर जो रचना पाई जाती है उसे हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसको हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य ये दोनों मिलकर जीव द्रव्य बनाते हैं। यहाँ पर आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें ब्लू कलर का केंद्रक, ब्लू कलर का कोशिका द्रव्य है, और येलो कलर का केंद्रक द्रव्य है। यह दोनों मिलकर जीव द्रव्य बनाते हैं। यहाँ पर अब हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले भाग में देखेंगे कि इस कोशिका द्रव्य के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है। ये जो ब्लू कलर का भाग आपको दिखाई दे रहा है कोशिका का, ये कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, इसे हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। कोशिका द्रव्य के भाग क्या क्या है? कोशिका द्रव्य में बहुत से अकार्बनिक पदार्थ, खनिज, लवण, जल एवं कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में अकार्बनिक तथा कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है। अब कोशिका में जो जो रचनाएं पाई जाती हैं उसको हम कहते हैं कोशिकांग, इंग्लिश में उसे कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो जो जो कोशिकांग कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं उनका यहाँ पर जिक्र किया गया है क्रमवार, बिंदुवार। नंबर 1 पे है अंतःप्रदेवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर 2 में है गोल्गी काय, नंबर 3 में है लाइसोसोम, नंबर 4 में है माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 5 में है लवक, नंबर 6 में है राइबोसोम, नंबर 7 में तारक काय, और नंबर 8 में रिक्तिका या रसधानी। अब हम एक एक कोशिकाएं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसकी रचना के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, और उसके कार्य के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला जो कोशिकांग आप यहाँ पर देख रहे हैं वो है अंतःप्रदेवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदेवी जालिका एल्बर्ट क्लाउड व की पॉटर ने इसकी खोज करी थी। यह जो है कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के मध्य की एक विशेष प्रकार की रचना होती है, जिसमें कई प्रकार की अंतर संबंधित या इंटरकनेक्टेड पटिलिकाएं पाई जाती हैं। यह पटिलिकाएं दोहरी झिल्ली से घिरी होती हैं और आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, और इस तरह से इनके अंदर जो है होकर किसी भी पदार्थ का परिवहन संभव होता है। यह अंतःप्रदेवी जालिका अपनी रचना के आधार पर दो तरह की होती है। एक जो अंतःप्रदेवी जालिका होती है उसमें ये दानेदार रचनाएं पाई जाती हैं। ये दानेदार रचनाएं राइबोसोम कहलाती हैं। इन राइबोसोम
की उपस्थिति के कारण इसकी सतह खुरदुरी हो जाती है, इसलिए इस अंतःपर्दवी जालिका को हम खुरदुरी अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। दूसरी ओर जो दूसरी प्रकार की अंतःपर्दवी जालिका होती है, इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है। इस वजह से इसकी सरफेस स्मूथ या चिकनी रहती है, इसलिए इसको हम चिकनी अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। मुख्य तौर पर अंतःपर्दवी जालिका से आशय खुरदुरी प्रकार की अंतःपर्दवी जालिका से लगाया जाता है, क्योंकि यही सबसे अधिक विस्तृत कोशिका में पाई जाती है और सबसे बड़ा रोल इसी खुरदुरी अंतःपर्दवी जालिका का होता है। वास्तव में इसके ऊपर पाए जाने वाले ये जो राइबोसोम होते हैं, ये प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र होते हैं, अर्थात कोशिका के अंदर जो प्रोटीन बनती है वो राइबोसोम के ऊपर ही बनती है, और ये राइबोसोम अंतःपर्दवी जालिका के ऊपर पाए जाते हैं। अंतःपर्दवी जालिका का मुख्य जो कार्य है वो है कि कोशिका द्रव्य के मध्य पदार्थों के परिवहन का कार्य करना। कोशिका द्रव्य के अंदर जो भी पदार्थों का परिवहन होता है वो इस अंतःपर्दवी जालिका से होकर होता है। इसके अंदर जो ये पटलिकाओं के अंदर जो स्पेस पाया जाता है, जो ल्यूमेन पाया जाता है, उसके माध्यम से कोई भी कोशिकीय उत्पाद इसके अंदर परिवहन करते हैं, अर्थात यह एक प्रकार का रास्ता उपलब्ध कराती है कोशिकीय उत्पादों के परिवहन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात जो दूसरा कोशिकांग है उसको हम कहते हैं गोल्गी काय या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स की खोज कैमिलो गोल्गी ने 1898 में की थी। यह भी काफी कुछ कप के आकार की इसकी रचना होती है, और यह भी पटलिकाओं का बना होता है, जो पटलिकाएं आपस में अंतर संबंधित होती हैं, और ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स केंद्र के पास पाया जाता है, लेकिन यह पूर्णतः संबंधित होता है अंतःपर्दवी जालिका से। अंतःपर्दवी जालिका से जो छोटी छोटी ये वेसाइकल्स या रसधानियां निकली रहती हैं, ये रसधानियां जिनके अंदर की कोशिका के उत्पाद पाए जाते हैं, ये जुड़ती हैं इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स से, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर फिर इन कोशिका उत्पादों का पैकिंग की जाती है। एक ग्लाइकोसाइलेशन नाम की एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोशिका उत्पादों की पैकिंग होती है। कोशिका एक फैक्ट्री की भांति कार्य करती है। जिस तरह से फैक्ट्री का प्रोडक्ट जब बाहर निकलता है उससे पहले उसकी पैकिंग की जाती है, उसी तरह गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर भी जो कोशिका उत्पाद होते हैं उनकी पैकिंग की जाती है, और उस पैकिंग के पश्चात फिर उनको बाहर की तरफ छोड़ दिया जाता है। तो एक हिस्से में इसके जो है ये वेसाइकिल यानी थैलियां अंदर आती हैं, और दूसरे हिस्से में जो है इन थैलियों का श्रावण किया जाता है, अर्थात इनके अंदर पैकिंग और श्रावण की दो क्रियाएं संपादित होती हैं। गोल्गी काय का मुख्य कार्य है कोशिका उत्पादों की पैकिंग व उनका श्रावण करना, इसलिए इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात जो अगला कोशिकांग है उसको हम कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम या लैनकाई भी इसको हम कहते हैं। इसकी खोज डी ड्यूवे ने की थी। लाइसोसोम की एक खासियत है कि यह एकल झिल्ली का होता है। इससे पहले कि आपने जितने भी कोशिकांग पढ़े वो दोहरी झिल्ली के होते हैं, लेकिन लाइसोसोम अकेला एक ऐसा कोशिकांग है जो कि एकल झिल्ली का होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ, जल अवगठनी एंजाइम और जल पाया जाता है। इसके अंदर प्रोटीन, शर्करा, वसा, न्यूक्लिक अम्ल का अपघटन किया जाता है। लाइसोसोम क्षतिग्रस्त व मृत कोशिकांगों व कोशिकाओं के अपघटन का कार्य करते हैं। लाइसोसोम की झिल्ली के फटने पर एंजाइम उस कोशिका का पाचन कर देते हैं जिसमें लाइसोसोम स्थित था। इस कारण इन्हें आत्मघाती थैलियां भी कहा जाता है। असल में जो लाइसोसोम की सबसे मुख्य विशेषता है वो इसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम है। इसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम बहुत फास्ट रिएक्टिंग होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उनको हम कहते हैं, और वे जब एक बार रिलीज हो जाते हैं तो अपने चारों तरफ के जो भी कोशिकांग होते हैं उनको बहुत तेजी से पचा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जिस प्रकार जो जीर्ण कोशिकांग कोशिका में उत्पन्न हो जाते हैं, या जो मृत कोशिकांग या कचरा जो कोशिका में पाया जाता है उसका निपटारा ये लाइसोसोम करते हैं। इस तरह से लाइसोसोम का मुख्य कार्य है कोशिकीय पाचन। अब हम आगे थोड़ा लाइसोसोम के डायग्राम देखते हैं। ये देखिए आप, लाइसोसोम का एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है पिंक कलर का, और इसके अंदर जो रेड कलर की ये आपको रचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये इसके अंदर के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जो कि जल अवगठनी एंजाइम भी कहलाते हैं। इन्हीं एंजाइम के कारण हम लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियां भी कहते हैं। लाइसोसोम का कार्य आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये विभिन्न ब्रांचें जो आपको दिखाई दे रही है, अनेक प्रकार के जो कार्य संपादित होते हैं लाइसोसोम के द्वारा। ये कोशिकीय पाचन के कार्य होते हैं। ऑटोफैगी यानी जीर्ण कोशिकाओं का पाचन यह लाइसोसोम करता है।
इंट्रासेलुलर डाइजेशन या अंतःकोशिकीय पाचन का कार्य लाइसोसोम करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिपेयरिंग ये करता है। बोन रीअब्जॉर्प्शन, यानी जब किसी हड्डी को छोटा करना होता है शरीर में, तो उसको एब्जॉर्प्शन किया जाता है लाइसोसोम के द्वारा। इस तरह से लाइसोसोम मुख्यतः कोशिकीय पाचन के लिए जिम्मेदार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला कोशिकांग कोशिका द्रव्य में पाया जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिका कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बेलनाकार रचनाएं होती हैं जो कि दोहरी झिल्ली से बनी होती है। इनकी बाहरी झिल्ली तो स्मूथ और रेगुलर होती है, लेकिन अंदर की झिल्ली उंगलियों के समान प्रवर्ध के रूप में अंदर की तरफ धंसी रहती है। इनके इस धसाव को हम क्रिस्टी कहते हैं। और इस आंतरिक झिल्ली के अंदर का जो आधारभूत पदार्थ होता है ब्लू कलर का, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स में राइबोसोम के अतिरिक्त डीएनए भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। जिस तरह से एक फैक्ट्री में पावर हाउस के द्वारा पावर की सप्लाई सुनिश्चित की जाती है, उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा कोशिका को ऊर्जा दी जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित रहती है, जिसे हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। और यह एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन के द्वारा बनता है। श्वसन के द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। ये 38 एटीपी अणु ग्लूकोज के विघटन से और ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित हो जाते हैं। और जब कोशिकाओं को आवश्यकता होती है, इन एटीपी का सदुपयोग कर लिया जाता है। एटीपी की इस उपस्थिति के कारण और एटीपी के संश्लेषण के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसके पश्चात जो आप कोशिकाएं पढ़ने जाएंगे, वे आपको मैं भाग 3 में बताऊंगा, जिसमें लवक, क्लोरोप्लास्ट, रिक्तिका और केंद्रक के विषय में मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगा। आशा है आपको भाग 2 पसंद आया होगा। योर क्वेरीज आर ऑल द टाइम मोस्ट वेलकम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज।